हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज हम उपन्यास जो पढ़ने वाले हैं वो है बाणभट्ट की आत्मकथा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। और इस उपन्यास का मैं पहला भाग पढ़ा चुकी हूँ आपको, जिसमें आपको मैंने इस उपन्यास का जो सारांश है वो और इसकी जो मुख्य बातें हैं, जो भी मुख्य कथन है जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये दूसरा एपिसोड है, इसमें मैं आपको बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की भूमिका पढ़ाऊँगी, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं लिखी है, और कुछ मुख्य बातें भी आपको लास्ट में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो आप बता दूं कि ये निवेदन नाम से उनकी भूमिका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1946 है, और ये 20 उच्छवासों में भी विभाजित है। ये भी मैंने आपको बता दिया था पिछले अंक में ही, तो इस बार भी ये देखिए आप। और ये तो आइए हम इसकी भूमिका पढ़ते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वयं लिखा है, जो निवेदन के नाम से आपको पुस्तक के पहले पन्ने में ही मिल जाएगी। जैसे पुस्तक आप खोलेंगे तो उसमें ये मिलेगी आपको भूमिका। यहाँ मैंने पुस्तक का पेज ही रखा है ताकि आप लोगों को सही लगे, ये लगे कि हाँ ये किताब पढ़ने वाली फीलिंग आए, इसलिए मैंने ये पुस्तक का पेज यहाँ पे उठा के रखा है। तो शुरुआत होती है। आत्मकथा प्रकाशित हो रही है। अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का यह परिणाम है। आरंभ में कथा विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी। देखिए ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अगर ये पूछा जा सकता है कि ये कथा जो कहानी है बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुई थी, तो इसके लिए आप यहाँ पे ये विशाल भारत यहाँ नाम लिख सकते हैं कि ये पहले विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अगर उस पत्र के यशस्वी सुहृदय श्री मोहन सिंह सेंगर ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवा न ली होती तो कथा लिखी ही न जाती। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा पर एक विस्तृत आलोचना लिखी जाए। समय के अभाव में ऐसा नहीं हो सका। सहृदय पाठकों के लिए यह कार्य छोड़ दिया गया। एक विशेष अभिप्राय से रविंद्रनाथ की एक कविता का भाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया है। देखिए ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एक विशेष अभिप्राय से रविंद्रनाथ की एक कविता का भाव इसमें एक स्थान पे जोड़ दिया गया है। तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ सकता है कि इस बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में किस कवि की कविता का भाव जोड़ा गया है, तो आप रविंद्रनाथ टैगोर का नाम ले सकते हैं। यह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ, पर जोड़ा हुआ अंश जहाँ का तहाँ रह गया। बाणभट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव रहे हैं। इन लोगों के प्रति कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं? भाई कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक के ठीक ठीक छपने में अमूल्य सहायता पहुंचाई है। अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों के ने नाना भाव से बढ़ावा दिया है। सबके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। शांति निकेतन के कला भवन के भाई कृपाल सिंह जी ने पुस्तक के प्रच्छदपट का चित्र तैयार कर दिया है, यानी कि कवर पेज जो होता है वो उन्होंने कृपाल सिंह जी ने तैयार किया है। यह चित्र उदयगिरी की वराह मूर्ति के एक फ़ोटो के आधार पर बनाया गया है। मतलब आपका ये जो इस पुस्तक का जो कवर पेज है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कि उसमें क्या है, तो ये उदयगिरी के वराह मूर्ति के एक फ़ोटो के आधार पर बनाया गया है। ये आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यह चित्र उदयगिरी के वराह मूर्ति के एक फ़ोटो के आधार पर बनाया गया है, यानी कि इस पुस्तक का जो कवर पेज है वो। भाई कृपाल सिंह उदीयमान कलाकारों में हैं और भविष्य में भी अतुल कीर्ति अर्जन करें, यह मेरी प्रार्थना है। ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग ने उदयगिरी की वराह मूर्ति का चित्र भी दिया है।
उसे पुस्तक में छापने की अनुमति भी दी है। इस कृपा के लिए मैं उक्त संस्था के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हिंदी भवन, शांति निकेतन। यहाँ से ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अब आगे ये भूमिका के बाद एक चैप्टर है बाणभट्ट की आत्मकथा का कथामुख। तो मुझे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने उस पुस्तक का भी ये जो चित्र है उसको यहाँ पे स्कैन करके रख दिया है। तो आप इसे देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है भूमिका की ही तरह। बाणभट्ट की आत्मकथा के प्रकाशित होने के पूर्व उसका थोड़ा इतिहास जान लेना आवश्यक है। मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया के एक संभ्रांत ईसाई परिवार की कन्या है। देखिए, ये मिस कैथराइन का नाम यहाँ पे आया है और ये एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ भी चुका है कि इसमें मिस कैथराइन कहाँ की रहने वाली थी। तो आप देख लीजिए, ये ऑस्ट्रिया की रहने वाली है। तो मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया के एक संभ्रांत ईसाई परिवार की कन्या है। यद्यपि वे अभी तक जीवित हैं, पर उन्होंने एक विचित्र ढंग का वैराग्य ग्रहण किया है और पिछले 5 वर्षों में मुझे उनकी केवल एक ही चिट्ठी मिली है, जो इस लेख से संबद्ध होने के कारण अंत में छाप दी गई है। मिस कैथराइन का भारतीय विद्याओं के प्रति असीम अनुराग था। अपने देश में रहते समय ही उन्होंने संस्कृत और ईसाई हिंदी का अच्छा अभ्यास कर लिया था। 68 वर्ष की उम्र में, यहाँ उम्र भी याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये सब चीज़ें पूछी जाती रही है कि मिस कैथराइन की उम्र क्या थी। तो ये 68 वर्ष, वो 68 वर्ष की उम्र में इस देश में आई, यानी भारत में आई और अक्लांत भाव से यहाँ के प्राचीन स्थानों का 8 वर्ष तक लगातार भ्रमण करती रही। कितने वर्ष तक भ्रमण करती रही? 8 वर्ष तक। यहाँ आकर उन्होंने बंगला का भी अभ्यास किया था, पर इस भाषा में लिखने की योग्यता उन्हें अब तक नहीं हुई थी। आगे होने की भी कोई विशेष संभावना नहीं है। मिस कैथराइन को हम लोग दीदी कहते थे, दीदी अर्थात दादी। आगे जब कभी दीदी शब्द का प्रयोग किया जाए तो पाठक उन्हीं से तात्पर्य समझे, यानी कि आगे कहीं पर दीदी अगर कहा जाए तो आप उसे दादी समझेंगे। बांग्ला में दादी के साथ मजाक करने का रिवाज है। दीदी इस बात को जानती थी और कभी कभी बड़ा करारा मजाक कर बैठती थी। हम लोगों पर, विशेषकर मेरे ऊपर, दीदी का स्नेह नाती के समान ही था। दीदी बहुत भोली थी। अपनी कष्ट साध्य यात्राओं के बाद जब वे इधर लौटती तो हम लोगों के आनंद का ठिकाना न रहता। नई बात सुनने के लिए या नई चीज़ देखने के लिए हम लोगों की भीड़ लग जाती। दीदी एक एक करके कोई तालपत्र की पोथी, कभी पुरानी पोथी के ऊपर की चित्रित काठ की पाटी, कभी पुराने सिक्के निकाल कर हमारे हाथों पर रखती जाती और उनका इतिहास सुनाती जाती। उस समय उनका चेहरा श्रद्धा से गदगद होता और उनकी छोटी छोटी नीली आंखें पानी से भरी होती। फिर धीरे धीरे उनकी जेब से एक सफ़ेद बिल्ली का बच्चा निकलता, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ। हम लोग इस मजाक से परिचित थे। दीदी को प्रसन्न करने के लिए हम में से कोई बड़ी उत्सुकता के साथ बिल्ली के उस बच्चे को इस प्रकार लेता मानो कोई हस्तलिखित पोथी ले रहा हो, और तब वह बिलौटा कूद जाता और हम लोग मानो अकचकाकर डर जाते। फिर दीदी इतना हंसती कि नूतन कुटीर की छत हिल जाती। दीदी के इस हर्षातिरेक का परिणाम यह होता कि यार लोग संग्रहित बहुमूल्य वस्तुओं में से कुछ को दबा जाते। मैंने कभी ऐसा अपकर्म नहीं किया, पर दीदी को पता भी नहीं चलता। कभी कभी दीदी जब ध्यानस्थ हो जाती तो उनका वलीकुचुत मुखमंडल बहुत ही आकर्षक होता। ऐसा जान पड़ता कि साक्षात सरस्वती आविर्भूत हुई है। उधम करते हुए छोकरे पास से निकल जाते। धूल उड़ाती हुई बैलगाड़ी चली जाती। कुत्ते उछल कूद से शुरू कर लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते, पर दीदी कर्पूर प्रतिमा की भांति निर्वाक, निश्चल, निस्पंद ही रहती। जब उनकी समाधि टूटती तब उनकी बातें सुनने लायक होती। अंतिम बार दीदी राजगृह से लौटी थी। उनके चेहरे से ऐसा जान पड़ता था कि बुद्ध देव ने उनकी जरूर भेंट हुई होगी। मैं जब मिलने गया तो यद्यपि वे थकी हुई थी। देखिए, यहाँ पे राजगृह का भी वर्णन हुआ है। तो ये कई बार
पुस्तक में जो रहता है किसी भी जगह का नाम, तो उसको याद कर लेना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये राजगृह का नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो पर यह कहना ना भूली, मैं जब मिलने गया तो यद्यपि वे थकी हुई थी, पर वह यह कहना ना भूली कि राजगृह में एक सियार मिल गया था जो उन्हें देखकर 3 बार ठिठक ठिठक कर खड़ा हुआ, जैसे कुछ कहना चाहता हो। दीदी का विश्वास था कि वह बुद्धदेव का समसामयिक था, उसी युग की कोई बात कहना चाहता था, क्योंकि दीदी ने स्पष्ट ही उसके चेहरे पर एक निरीह करुण भाव देखा था। आहा, उस युग के सियार भी कैसे करुणावान होते हैं। मैं समझ गया था कि दीदी को अगर छूट दी जाए तो उस श्रृगाल के संबंध में एक पुराण तैयार हो जाएगा और पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, दीदी आज विश्राम करो, सियार की बात कल होगी। दीदी ने भाव विह्वल होकर कहा, हाँ रे, थक गई हूँ, जा आज भाग जा, कल जरूर आना। देख, इस बार सोन नद में के दोनों किनारों की पैदल यात्रा करके आई हूँ। मैं जैसे अचरज में आ गया। सोन नद? हाँ रे, सोन नद। कुछ मिला है दीदी? बहुत कुछ, कल आना। मैं 75 वर्ष की इस बुढ़िया के साहस और अध्यवसाय की बात सोचकर हैरान था। उस समय उठ गया, आहार के समय एक बार लौटकर फिर आया। सोचा इस समय दीदी को घर पर भोजन के लिए ले चलूं, पर देखा दीदी सामने मैदान में ध्यानस्थ बैठी है। आहा, चांदनी इसी को तो कहते हैं। सारा आकाश बने घने नील वर्ण के आच्छेद सरोवर की भांति एक दिगंत से दूसरे दिगंत तक फैला हुआ था। उसमें राजहंस की भांति चंद्रमा धीरे धीरे तैर रहा था। दूर कोने में 1-2 मेघ शिशु दिन भर के थके मांदे सोए हुए थे। नीचे से ऊपर तक केवल चांदनी ही चांदनी फैली थी और मैदान में दीदी निश्चल समाधि की अवस्था में बैठी थी। पास ही खड़ा था एक छोटा सा खजूर वृक्ष, यानी शून्यता को समता दे रहा था। मैं चुपचाप खिसक गया। दूसरे दिन मैं शाम को दीदी के स्थान पर पहुंचा। नौकर से मालूम हुआ कि उस रात को दीदी 2 बजे तक चुपचाप बैठी रहीं और फिर एकाएक अपनी टेबल पर आकर लिखने लगी। रात भर लिखती रहीं और लिखने में ऐसी तन्मय थी कि दूसरे दिन 8 बजे तक लालटेन बुझाए बिना लिखती ही रही। फिर टेबल पर ही सिर रख कर लेट गई और शाम के 3 बजे तक लेटी रही। फिर उन्होंने स्नान किया और अब चाय पीने जा रही हैं। चाय पीते पीते दीदी से बात करना बड़ा मनोरंजक होता था, सो मैंने अपना भाग्य सराहा। दीदी चाय पीने का आयोजन कर रही थी। मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुझे ही खोज रही थी। सोन यात्रा में उपलब्ध सामग्री का हिंदी रूपांतर मैंने कर लिया है, तू इसे एक बार पढ़ तो भला। देख, मेरी हिंदी में जो गलती है उसे सुधार दे और आनंद से इसका अंग्रेजी में उल्था करा ले भला। यह ले भला दीदी का स्नेह संभाषण था। जब वे अपने नातियों पर बहुत खुश होती तो उन्हें कुछ देते समय कहती थी, ले भला। आज तक इस स्नेह वाक्य के साथ चाय और बिस्कुट ही मिला करते थे, पर आज मिला कागज का एक बड़ा सा पुलिंदा। दीदी ने उसे देकर कहा कि यह उनकी 200 मील की पैदल यात्रा का सुपरिणाम है। फिर कहने लगी, तू इसे आज ही रात को ठीक करके कल 5 बजे की गाड़ी से कलकत्ते जाकर टाइप करा ला। परसों मुझे इसकी कापियाँ मिल जानी चाहिए। मैंने सकुचाते हुए कहा, दीदी कोई पांडुलिपि मिली है क्या? दीदी ने डांटते हुए कहा, एक बार पढ़ के तो देख, इसका रहस्य फिर पूछना, तू बड़ा आलसी है। देख रे, मुझे दुख की बात बता रही हूँ। बड़े दुख की बात बता रही हूँ। पुरुष का जन्म पाया है, आलस छोड़कर काम कर। स्त्रियां चाहे भी तो आलस्यहीन होकर कहाँ काम कर सकती हैं। मेरे जीवन के वे दिन लज्जा और संकोच में ही निकल गए जब काम करने की ताकत थी। अब वृद्धावस्था में न तो उतना उत्साह रह गया और न ही शक्ति। तू बड़ा आलसी है, बाद में पछताएगा। पुरुष होकर इतना आलसी होना ठीक नहीं है। तू समझता है यूरोप की स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं,
गलत बात है। हम भी पराधीन हैं। समाज की पराधीनता ज़रूर कम है, पर प्रकृति की पराधीनता तो हटाई नहीं जा सकती। आज देखती हूँ कि जीवन के 68 वर्ष व्यर्थ ही बीत गए। मैंने देखा दीदी की आंखें गीली हो गई हैं और उनका पोपला मुख कुछ कहने के लिए व्याकुल है, पर बात निकल नहीं रही है, जैसे शब्द ही न मिल रहे हों। न जाने किस अतीत में उनका चित्त धीरे धीरे डूब गया और मैं चुप बैठा रहा। उस दिन भी दीदी का चाय पीना नहीं हुआ। जब दीदी का ध्यान भंग हुआ तो उनकी आंखों से पानी की धारा झर रही थी और वे उसे पोंछने का प्रयत्न भी नहीं कर रही थी। मैंने अनुभव किया कि दीदी किसी बीती हुई घटना का ताना बाना सुलझा रही हैं। उधर से ध्यान हटाने के लिए मैंने प्रश्न किया, दीदी आजकल सोन में नावें चलती हैं। दीदी ने मुस्कुरा दिया। उसका भाव था कि मैं समझ गई, तू मेरा ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहता है। फिर बोली, देख मैं यहाँ ज़्यादा नहीं ठहर सकती। इस अनुवाद को तू जरा ध्यान से पढ़ और कल कलकत्ते जाकर टाइप करा ला। 2-1 चित्र भी पुस्तक में देने होंगे। जा जल्दी कर। कागज़ों का पुलिंदा लेकर मैं घर आया। यद्यपि मेरी आंखें कमज़ोर हैं, पर रात को काम करना मेरे लिए कठिन है। फिर भी दीदी के कागज़ों को मैंने पढ़ना शुरू किया। शीर्षक के स्थान पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते। बाणभट्ट की आत्मकथा। तब तो दीदी को अमूल्य वस्तु हाथ लगी। मैं ध्यान से सारी कथा पढ़ गया। मुझे अपार आनंद आ रहा था। इतने दिन बाद संस्कृत साहित्य में एक अनोखी चीज़ प्राप्त हुई है। रात यूं ही बीत गई। सवेरे मैं कलकत्ते को रवाना हो गया। वहाँ 1 सप्ताह रुकना पड़ा। लौटकर आया तो मालूम हुआ कि दीदी काशी निवास करने चली गई। किसी को कोई पता ठिकाना नहीं दे गई। 2 साल तक वह कथा यूं ही पड़ी रही। एक दिन मैंने सोचा कि बाणभट्ट के ग्रंथों से मिलाकर देखा जाए कि कथा कितनी प्रामाणिक है। कथा में ऐसी बहुत सी बातें थीं जो उन पुस्तकों में नहीं है। इसके लिए मैंने समसामयिक पुस्तकों का आश्रय लिया और एक तरह से कथा को नए सिरे से संपादित किया। आगे जो कथा दी हुई है वह दीदी का अनुवाद है और फुटनोट में जो पुस्तकों के हवाले दिए हुए हैं वो मेरे हैं। कथा ही असल में महत्वपूर्ण है। टिप्पणियाँ तो उसकी प्रामाणिकता की सबूत है। बहुत ही दिनों तक दीदी का कोई समाचार नहीं मिला। मैं अब उनके दर्शन की आशा छोड़ बैठा था। एक दिन अचानक मुगलसराय स्टेशन पर दीदी के दर्शन हो गए। वे गाड़ी बदल रही थी, बहुत ही व्यस्त दिख रही थी। मुझे देख करके जरा भी प्रसन्न नहीं हुई, केवल कूली को डांट कर कहती थी, संभाल के ले चल, तू बड़ा आलसी है। मैंने सोचा कूली भी आलसी है। फिर मैंने चिल्ला कर कहा, दीदी तुम क्या पहचानती भी नहीं? वाह रे। दीदी रुक गई, बोली, देखो मैं बहुत दुखी हूँ, वह बिल्ली धोखा दे गई। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? दीदी बोली, कमबख्त स्त्री निकली, देखना 5 बच्चे दिए हैं, मैं कहाँ तक संभालूं। मैंने बात काट कर कहा, दीदी वह आत्मकथा मेरे पास पड़ी है। दीदी गुस्से में थी, रुकी नहीं। गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक कार्ड फेंक कर कहा, मैं देश जा रही हूँ, ले मेरा पता है, ले भला। मैंने कार्ड संभाला और दीदी की गाड़ी चल दी। नीचे बाणभट्ट की आत्मकथा दे रहा हूँ। दीदी ने उसे प्रकाशित करने की आज्ञा दे दी है। ध्यान देने की बात है कि बाणभट्ट की अन्यान्य पुस्तकों की भांति यह आत्मकथा भी अपूर्ण ही है। तो देखिए, ये आत्मकथा जो भी लिखा हुआ है ये बाणभट्ट के बारे में है, जो हर्षचरित से लिया गया है। तो इसी के बारे में वो कथा से पहले की एक प्रस्तावना है जो यहाँ पे कैथराइन, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, जिसको दीदी या दादी कहते थे, तो उसी के माध्यम से ये बताया गया है कि उन्होंने ही, वो कहाँ गई थी, राजगीर, और वहाँ से आने के बाद ही उन्होंने ये आत्मकथा लिखी और उसके बाद इसे लेखक को प्रकाशित करने के लिए दिया। लेकिन अंत में हम पढ़ते हैं कि मतलब जो उपन्यास है, उपन्यास के अंत में हम पढ़ते हैं कि कैथराइन नाम की जो ये महिला है, ये शायद कथा की पात्र नहीं है। मतलब जो भी ये सच्चाई नहीं है, ये एक लेखक का जो है वो उनकी अपनी सोच है और ये सच नहीं है। ठीक है।
तो ये देखिए, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1946 में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। इसीलिए इसमें ऐतिहासिक इसे उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है, जो आत्मकथानक शैली में लिखी गई है। उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है कि ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योम के शास्त्री यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह उपन्यास लिखा है। लेकिन उपन्यास के अंत में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है। तो मैंने कहा ना कि ये ऐसे लिखा हुआ है ताकि पाठकों को यह रोचक लगे, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि वो सच नहीं था। मिस कैथरीन जो है वो एक काल्पनिक किरदार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी। वास्तव में यह उपन्यास ही इतिहास और कल्पना की बुनावट में लिखा गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है, शेष सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। तो ये कहानी जो है ये काल्पनिक है और इसके किरदार और पात्र जो है वो भी काल्पनिक है, लेकिन इसको हर्षचरित जो पुराण है उसके आधार पर उसी को एक उपजीव बना करके लिखा गया है इसको। तो इसमें सच्चाई भी है, कल्पना भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये उपन्यास भी बहुत ही रोचक है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा उपन्यास लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दूँ, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा, तो मैं इस उपन्यास को पूरा लाइन बाय लाइन करके कई 2-4 वीडियो बना करके मैं उसको पूरा आपको पढ़ा दूँगी। ये उपन्यास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आप अगर चाहेंगे तो मैं उसे पूरा आपको पढ़ा दूँगी। और अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही उन विद्यार्थियों को भी शेयर कर दीजिएगा जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं और वो निःशुल्क में करना चाहते हैं, और उनको एक ऐसी क्लास चाहिए जिसमें विस्तार से चीज़ों को बताया जाए, तो वो मेरी क्लास ही होगी। मेरी क्लास में आपको शॉर्टकट में चीज़ें नहीं बतलाई जाती हैं, विस्तार से और लाइन बाय लाइन बतलाई जाती हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने किताब नहीं पढ़ा तो मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। ऐसा आपको नहीं लगेगा। आप भले किताब आपने ना पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको लाइन बाय लाइन जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। तो इससे आपका जो एग्ज़ाम देना होता है वो ईज़ी हो जाता है। और एग्ज़ाम में कई प्रश्नों के जवाब आजकल एनटीए ऐसे ही पूछ रहा है कि उसमें जो उपन्यास के बीच बीच में से कोई पंक्ति, एक एक पंक्ति लेकर के उससे उसकी किसी की उम्र पूछ ले रहा है, कोई शहर का नाम। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको तभी पता चलता है जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।